हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं 12th के स्टूडेंट्स को आज बताने वाला हूँ आनुवांशिक कूट के बारे में, यानी जेनेटिक कोड क्या होता है। आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। क्लास शुरू करने के पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा पिछले क्लास बहुत जिम्मेवारीपूर्ण तरीक़ों से देखा है और उससे कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम लोग को जो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है वो जानिए आनुवांशिक कूट क्या होता है। देखिए, ये एक मतलब कह सकते हैं छोटा सा प्रोसेस है। हम इसके बारे में जानने के पहले, आनुवांशिक कूट को समझने के पहले हमें कुछ चीजों को जाननी जरूरी है, जैसा कि जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएनए से क्या बनता है बाबू, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है, यानी डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए, जैसा कि हमने आपको बताया है, आनुवांशिक सूचना, जैसे मेरे हाथ की लंबाई कितनी होगी, मेरे बाल के रंग कैसे होंगे, हमारे त्वचा के रंग कैसे होंगे, ये सारी आनुवांशिक सूचना किसके पास मौजूद होता है, डीएनए के पास मौजूद होता है। और ये किसके माध्यम से ये ट्रांसफर करता है, एमआरएनए के माध्यम से ये सूचना को, आनुवांशिक सूचना को ट्रांसफर करता है। किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा। तो जहां तक हमें मालूम है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, और एक होता है रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का बनना, ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। ठीक, इसको प्रतिलिपिकरण, इसको अनुलेखन और इसको स्थानांतरण कहा जाता है। तो बाबू, मैंने आपको बताया था कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आज हम लोग को जानना है कि जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस क्रम में एक महत्वपूर्ण चीज जो है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आनुवांशिक कूट, उसी के बारे में जानना है कि आनुवांशिक कूट होता क्या है। ठीक है, तो आनुवांशिक कूट को समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन बाबू ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है बाबू, तो ये अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अमीनो अम्ल कुल 20 प्रकार के होते हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर अगर एमिनो अम्ल की अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20 है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल के क्रम एवं संख्या का निर्धारण न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी क्षार के क्रम पर निर्भर करता है। याद रखेंगे इस टॉपिक को, इस टॉपिक को पूरी ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को और पूरे याद रखेंगे इसको। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन के एमिनो अम्ल के क्रम, यानी बहुत सारे, जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन एमिनो अम्ल मिल करके एक ऐसे बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के एक बड़ा सा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये सारे इनकी क्रम और संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजनी बेस के क्रम पर निर्भर करता है। यानी जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एमआरएनए के अंदर, उस पर यह निर्भर करता है कि इसका संख्या कितना होगा, इसका क्रम कितना होगा, किसका, एमिनो अम्ल का क्रम कितना होगा। यानी कोई आपसे पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
अमीनो अम्ल के क्रम और संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी क्षार के क्रम पर निर्भर करता है कि नाइट्रोजन क्षार का क्रम किस प्रकार से, तो उसी के अनुसार से उसकी संख्या भी उस पर निर्भर करती है। अब हम लोग को जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज जानना है वह ये जानना है, इस डीएनए से अनुवांशिक सूचना का संचार, यानी ये इस डीएनए के पास, मैंने आपको बताया था अनुवांशिक सूचना किसके पास मौजूद होती है? हमारे शरीर के कौन से अंग की लंबाई कितनी होगी, त्वचा का रंग कैसा होगा, बाल का रंग कैसा होगा, आंखें कितनी बड़ी होंगी, ये सारी अनुवांशिक सूचना किसके पास मौजूद होता है? डीएनए के पास मौजूद होता है। और इसका संचरण यानी इसे अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एमआरएनए करता है। याद रखेंगे इस चीज को कि डीएनए से अनुवांशिक सूचनाएं किसके द्वारा संचारित होती है? एमआरएनए के द्वारा संचारित होती है। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। क्लियर है? अनुवांशिक सूचना का संचार किसके द्वारा होता है? एमआरएनए के द्वारा होता है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि अनेक प्रयोगों से यह पता चला, प्रयोग किया गया है तो यह पता चला कि जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल कितने होते हैं बाबू? 20 प्रकार के। तो अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में यहां पे लिखते हैं अनेक प्रयोगों द्वारा पता चला कि एक अमीनो अम्ल के लिए, यानी ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है। 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है, जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे कि अनेक प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि अमीनो अम्ल के लिए, यानी जो हमारे शरीर के अंदर अमीनो अम्ल क्या होते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। तो अनेक प्रयोगों से ये पता चला कि एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में, माने एक अमीनो अम्ल की सूचना के मतलब संचरण के लिए 3 नाइट्रोजनी बेस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरएनए के अंदर मैंने आपको शुरू के क्लास में बताया था कि 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। कौन कौन? यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। किसमें? आरएनए में। और डीएनए में कितने प्रकार के? इसमें भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसमें थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता, इसमें यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो याद रखेंगे इस चीज को। आरएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। जबकि एक अमीनो अम्ल के लिए, यानी एक अमीनो अम्ल की सूचना को संदेशवाहक के रूप में, यानी संदेश को पहुंचाने के रूप में 3 नाइट्रोजनी बेस का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। फिर से समझिए इस चीज को। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन जो होते हैं, यानी एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम और संख्या का निर्धारण
न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेसों के क्रम पर निर्भर करता है। अनेक प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब कहेंगे कि अनेक प्रयोगों द्वारा आखिर 3 नाइट्रोजन बेसों का समूह क्यों लिया गया, क्यों नहीं एक नाइट्रोजन बेस का समूह लिया गया, एक ही ले लिया जाता है, वो कोड बन जाता है, इसका क्या कारण था मैं आपको बता रहा हूं। बस इतना बस याद रखिए दिमाग में कि अनेक प्रयोगों द्वारा बाद में ये पता चला कि एक अमीनो अम्ल के लिए अगर हमको लिखना होगा कि ट्रिपलेट क्या है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। अब हम लोग को यह जानना होगा कि हमें अनेक प्रयोगों द्वारा क्या पता चला। अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि क्यों एक अमीनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह लिया गया। जैसे 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह का मतलब मान लीजिए ये 4 नाइट्रोजनी क्षार है, तो जैसे एक हो गया आपका UCA, AUG, इस प्रकार के 3 नाइट्रोजन बेसों के समूह लिए गए एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए। अमीनो अम्ल को कोड क्यों करने के लिए, क्योंकि mRNA क्या करता है, उसकी सूचना को संचारित करता है। अब ये क्यों किया गया, तो इसकी बातों की समस्या को समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि mRNA के एक नाइट्रोजनी बेस, अगर mRNA के यानी आरएनए के एक नाइट्रोजनी बेस अगर एक अमीनो अम्ल का कोड करते हैं तो टोटल कोड की संख्या कितनी होती, 4 होती, और 4 होती तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती, 4 होती, तो 16 अमीनो अम्ल का कोड कौन करता है। अब कहोगे कि तो 16 अमीनो अम्ल के कोड करने की जरूरत क्या थी, तो क्योंकि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 प्रकार की होती है, तो 20 प्रकार का कोड होना चाहिए ना, तब ना जाकर के प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये जो प्रक्रियाएं चलती हैं ये किस प्रकार से होती है, मैं वही चीज बता रहा हूं। तो अगर एक अमीनो अम्ल को अगर एक नाइट्रोजन क्षार अगर कूट करता है तो 16 अमीनो अम्ल बच जाते हैं। तो देखा गया कि यदि 2 नाइट्रोजन बेस के बने हो तो अगर 2 नाइट्रोजन बेस अगर एक अनुवांशिक कूट को अगर कोड करते हैं तो टोटल कितने अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, 16 कोड करेंगे। याद रखेंगे इस चीज को, कैसे कोड करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां ध्यान देंगे कैसे 16 कोड करेंगे, अगर 2 नाइट्रोजन बेस अगर मिल करके उसको कोड करें तो कैसे ये 16 करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे देखो, ठीक है, यहां ले लिए हम UCAG, यहां ले लिए UCAG, तो ये हो जाएगा UC UA UG CU CC CA CG AU AC AA AG, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा GU GC GA GG। अगर 2 नाइट्रोजनी बेस एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, यानी एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, तो कितना अमीनो अम्ल का कोड हो पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अमीनो अम्ल का कोड हो पाएगा। इसी तरह से इससे निपटने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह लिया गया, जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। और इस 3 नाइट्रोजनी बेसों के समूह द्वारा टोटल 64 कोडान तैयार किए गए। कितने कोडान तैयार किए गए, 64 कोडान तैयार किए गए। वह किसके द्वारा तैयार किए गए, 20 अमीनो अम्ल के लिए, यानी ये 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कोडान तैयार किए गए, जिसे हम लोग अनुवांशिक कूट कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। कोई आपसे पूछे अनुवांशिक कूट क्या है, तो अमीनो अम्ल के लिए सांकेतिक सूचना mRNA के 3 नाइट्रोजनी बेस के समूह में रहती है। मैंने वही चीज आपको यहां पे बताया, ट्रिपलेट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। अमीनो अम्ल के लिए सांकेतिक सूचना mRNA के 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में रहती है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। इस प्रकार 20 अमीनो अम्ल के लिए
यानी ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए टोटल कितने कूट होते हैं? 64 कूट होते हैं। यानी कूट कहिए या कोडान कहिए, बात एक ही है, 64 कोडान होते हैं। उसे अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड या कोडान कहा जाता है। इस खोज का श्रेय जो है वह 3 वैज्ञानिक को जाता है, नीरेनबर्ग, खुराना और मेथई। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया कि ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का जो कोड हो जाए वह ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार से हो जाए। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये आखिर ऐसे कौन से प्रोसेस थे, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन कौन से थे। ये मैं आपको पहले नाम बताऊंगा कि अमीनो अम्ल ये 20 प्रकार के कौन कौन से थे, उनका नाम क्या था, और फिर ये बताऊंगा कि 64 प्रकार के कूट कैसे तैयार किए गए। तो मैं आपको इसको बताने के पहले फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। अनुवांशिक कूट को जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे डीएनए से क्या बनता है बाबू, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है कई प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं कुल मिलाकर के 20 प्रकार के होते हैं, और प्रोटीन के अमीनो अम्ल के क्रम एवं संख्या का निर्धारण, यानी एक प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होंगे इसका निर्धारण न्यूक्लिक अम्ल के, यानी न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के, यानी नाइट्रोजनी क्षार, बेस कहा जाता है क्षार को, नाइट्रोजनी क्षार जैसा कि आपको मालूम है डीएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं और आरएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार के क्रम पर निर्भर करता है, यानी अमीनो अम्ल, प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस की संख्या पर, क्रम पर निर्भर करती है। अब देखिए, अनेक प्रयोगों द्वारा यह पता चला कि एक अमीनो अम्ल के लिए, यानी कुल कितने अमीनो अम्ल है, 20 अमीनो अम्ल, तो एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में, यानी उसकी सूचना को देने के रूप में, उसकी सूचना प्रदान करने के रूप में, संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है। यानी ऐसे, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, ऐसे UAG, AUG, CUG, इस प्रकार से ऐसे 3-3 का ग्रुप बनता है एक संदेशवाहक के रूप में। ठीक है, एक अमीनो अम्ल को संदेशवाहक के रूप में ये 3-3 नाइट्रोजन बेस का समूह बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। अब कहोगे आप कि सर आखिर ये 3-3 का क्यों बना, 4 का क्यों नहीं बन गया, 1 का क्यों नहीं बन गया, सवाल है ना। अगर एक नाइट्रोजनी क्षार एक अमीनो अम्ल को अगर कोड करता तो कुल कितने कोड बनते, 4 बनते, और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते, 4 प्रकार के अमीनो अम्ल को, तो कितने बच जाते, 16 बच जाते ना बाबू। तो ये संभव था, नहीं था, क्योंकि हमको 20 अमीनो अम्ल का कोड करना था, क्योंकि 20 अमीनो अम्ल से ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको आगे के प्रयोग में जब विस्तार किया गया तो 2 नाइट्रोजनी क्षार लेकर के देखा गया कि अगर 2 नाइट्रोजनी क्षार एक अमीनो अम्ल को कोड करे तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर 2 नाइट्रोजनी क्षार एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे तो कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, 16 प्रकार के। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि 2 नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, तो 16 प्रकार के। ठीक है, तो इस समस्या से तो 16 प्रकार के, तब पर भी कितने बच गए, 4 अमीनो अम्ल बच गए। तो इस समस्या से निदान के लिए ये 3 वैज्ञानिक थे, नीरेनबर्ग, खुराना और मेथई। इन्होंने क्या किया, अनुवांशिक कूट बनाया और उसके लिए ट्रिपलेट रखा। ट्रिपलेट क्या रखा, इन्होंने कहा कि अगर 3 नाइट्रोजनी क्षार ले लें, 3 नाइट्रोजनी क्षार ले लें तो ये आसानी से ये 20 अमीनो अम्ल को कूट कर देंगे, यानी कोड कर देंगे, और ये टोटल कितने कोड का निर्माण करेंगे, 64 कोड का निर्माण करेंगे। यानी 64 कोड मिल करके ये 20 अमीनो अम्ल को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो इस चीज को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, यानी 3 नाइट्रोजनी बेस मिल करके एक अमीनो अम्ल को क्या करेंगे, कोड करेंगे। अब यहां पे देखेंगे, अब हम लोग का परिभाषा के रूप में आ जाए अनुवांशिक कूट क्या है। तो अमीनो अम्लों के लिए सांकेतिक सूचना, यानी जो उसकी सूचना है एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनी बेस के समूह में रहती है। यानी एक अमीनो अम्ल की सूचना जो होती है 3 नाइट्रोजनी बेस के समूह में रहती है। इस प्रकार 20 अमीनो अम्ल के लिए कितने कोडान होते हैं, 64 कोडान होते हैं। याद रखेंगे 20 अमीनो अम्ल के लिए कितने कोडान होते हैं, 64 कोडान होते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन
20 अमीनो अम्ल के लिए कितने कोडान होते हैं? 64 कोडान होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है? आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड या कोडान के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि ये अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये 20 प्रकार के उनका नाम क्या है, और ये 64 प्रकार के कोडान बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो बताता हूं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब एमिनो एसिड वो 20 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वो 20 प्रकार के मैंने नाम लिखे हैं। बाबू इसको याद रख लेना कि जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड से। तो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड कौन कौन है? पहला होता है बाबू एलानिन, दूसरा होता है एस्पार्जिन, तीसरा होता है एस्पार्टिक एसिड, चौथा होता है आर्जिनिन, पांचवा होता है सिस्टीन, छठा होता है ग्लूटामिन, सातवां होता है ग्लाइसिन, आठवां होता है ग्लूटामिक एसिड, नौवां होता है हिस्टिडीन, 10वां होता है आइसोल्यूसिन, 11वां होता है लाइसिन, 12वां होता है ल्यूसिन, 13वां होता है फिनाइल एलाइन, 14वां होता है मिथियोनिन, 15वां होता है सेरिन, 16वां होता है प्रोलाइन, 17वां होता है ट्रिप्टोफेन, 18वां होता है थ्रियोनिन, 19वां होता है टाइरोसिन और 20वां होता है वैलिन। ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो कि प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं, और इसी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह इसको कोड करता है, इसके अनुवांशिक सूचना को कोड करता है, तो जिसको हम लोग अनुवांशिक कूट कहते हैं। तो इस 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कैसे अनुवांशिक कूट होता है, अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद रखिएगा। यहां पे आपको पूछा है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ये सबका नाम है, ठीक है बाबू। और अब मैं जो आपको बताऊंगा किस प्रकार से अनुवांशिक कूट होता है, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं। ध्यान देंगे इस चीज को। अब देखिए, हम लोग जैसा कि आपको बताए कि 3 नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के एक अमीनो अम्ल का कोड करता है। इस प्रकार से टोटल कितने कोडान बनते हैं बाबू? 64 कोडान में बनते हैं। कितने कोडान बनते हैं? 64 कोडान। ठीक है, 64 कोडान में से 61 कोडान ये सक्रिय होते हैं, यानी 61 कोडान ही 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है इसको कोड करते हैं। जो 3 बचे वो क्या है, तो उसको हम लोग स्टॉप कोडान कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समापन कोडान कहते हैं, समापन कोडान कहते हैं। याद रखेंगे, कुल कितने प्रकार के कोडान बनते हैं? 64 प्रकार के कूट बनते हैं। अनुवांशिक कूट कितने प्रकार के बनते हैं? 64 प्रकार के। किसके लिए? अमीनो अम्ल के जो संदेश को स्थानांतरण के लिए, उसके अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण के लिए। तो अमीनो अम्ल के यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को संचारित करने के लिए, उसकी सूचना को संचारित करने के लिए कितने कूट बनते हैं? अनुवांशिक कूट 64 अनुवांशिक कूट बनते हैं, जिसमें से 61 कूट ही सक्रिय होते हैं, जबकि 3 कूट जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं, यानी समापन कोडान होते हैं। ये 3 कूट जो होते हैं किसी प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं उसका नाम जान लीजिए। वो 3 है UAA, दूसरा है UAG, और तीसरा है
UGA। ये 3 नाइट्रोजनी बेस का जो समूह है, 3, 1 2 3, ये 3 जो नाइट्रोजनी बेस का जो समूह है, ये तीनों समापन कोडान कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 3 नाइट्रोजन क्षार के समूह से 64 कोड बनते हैं, अनुवांशिक कोड। मैं उसी को मैं अब आपको बताने वाला हूं। और वह 64 कोड कैसे अमीनो अम्ल को, कौन कौन से अमीनो अम्ल को कौन कौन सा अनुवांशिक कोड करता है, यानी कूट बनाता है, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जरूर याद रखेंगे। समापन कोडान 3 वो होता है, UAA, UAG, UGA। UAA ये क्या है? यूरेसिल एडेनिन एडेनिन। ये 3 नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के एक वो क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है, एक कोड बनाता है। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था 3 नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के एक कोड बनाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 64 कोड बनते हैं। किसने? अमीनो अम्ल के लिए, 20 अमीनो अम्ल के सूचना को स्थानांतरण के लिए। तो 20 अमीनो अम्ल की सूचना को स्थानांतरण के लिए 64 कोड बनते हैं, जिसमें से 61 कोड ही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं और 3 जो होते हैं अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये कोड होता है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक मैं ये टेबल बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे ऐसे कर लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। पहली स्थिति क्या होगी? पहले यहां पे हम आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, वो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। यहां पे UCAG, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। इसी प्रकार से इधर लिख लेंगे UCAG। ठीक है, अब फिर इधर 4 रखेंगे ऐसे, UCAG, 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 UCAG। ठीक है, अब देखिए 64 कूट कैसे बनता है। ये UCAG क्या है? ये नाइट्रोजनी क्षार है। किसके नाइट्रोजनी क्षार है? आरएनए के। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। ये U और इसका वाला फर्क हम U, फिर U और इसका वाला दूसरा UC, फिर इसका तीसरा UA, फिर U वो लास्ट वाला क्या है? G, UG। इस प्रकार से इसमें 4 बन गए। फिर इसी प्रकार से UC और उसका पहला U, फिर UC और उसका दूसरा C, फिर UC उसका तीसरा A, फिर UC उसका चौथा G। इसी प्रकार से सारे के बनते चले जाएंगे। चलिए हम जल्दी से बना देते हैं इसको, आप लोग आगे अपना कर लोगे। UAC, UAA, UAG, ये होगा UGC, UGA और UGG। ठीक है, फिर उसी तरह से ये CUC, CUA, CUG, CCU, CCC,
CCG, फिर ये हो जाएगा CAU, CAC, CAG, ठीक है, CAG। फिर इसका तो CG, फिर इसका लगा लीजिए U, CG, CGA, CGG, ठीक है। इसी तरह से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा AU। देखिए बहुत आसान है, AU, ये और ये वाला मिला लीजिए और उसके बाद वो चारों वाला लिख दीजिए, AUU, AUC, AUA, AUG, ठीक है। फिर इसका तो AC लिख दीजिए पहले और फिर उसका वाला नोट करते जाइए, ACU, ACC, ACA, ACG। फिर इसका तो AA लिख दीजिए, उसके बाद उसका चारों, AAU, AAC, AAA, AAG। फिर इसका AGU, AGC, AGA, AGG। और फिर इसका GUU, GUC, GUA, GUG, ठीक है। फिर ये GCU, GCC, GCA, GCG, ठीक है। फिर ये GAU, GAC, GAA और GAG। याद रखेंगे ये और ये पहले मिला लेंगे और ये वाला लाइन से नोट कर लेंगे ऊपर नीचे। फिर ये आइए, G है और ये भी G है, तो पहले GG लिख लेते हैं और ये पहला GGU, GGC, GGA और GGG, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 4 4 8 4 12 4 16 16 16 32 16 48 और 16 64, इस प्रकार से 64 कूट का निर्माण हो जाता है 3 नाइट्रोजनी क्षार के समूह से। अब किसको कोड करने के लिए इतना निर्माण होता है? 20 एमिनो अम्ल को कोड करने के लिए। अब आइए कौन सा कोड याद रखेंगे, अब इसको कौन सा कोड कौन से एमिनो अम्ल को करता है, यानी कौन सा एमिनो अम्ल को कौन सा एमिनो अम्ल के लिए कौन सा कोड होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। कौन से एमिनो अम्ल के लिए कौन सा कोड होगा, तो कौन सा अनुवांशिक कोड कौन से एमिनो अम्ल के लिए होगा, तो ये पहले मैं आपको लिख लेता हूं। ये जो 2 होगा वो होगा PHE। PHE का मतलब फिनाइल एलाइल, फिनाइल एलाइल। UAG और UUG, ये जो 2 होगा LEU। LEU का मतलब हुआ ल्यूसीन के लिए। किसके लिए? ये फिनाइल एलाइल एमिनो अम्ल के लिए कोड करेगा और ये कोड किसके लिए करेगा? ल्यूसीन के लिए। उसी तरह से ये आइए तो ये आपको कोड करता है LEU, चारों। ये जो चारों है ये चारों कोड LEU यानी ल्यूसीन के लिए ही कोड करता है। ये जो 3 है ये ILE का मतलब होता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन को ये कोड करता है। और AUG ये जो होता है ये कोड करता है आप लोगों को मेथियोनिन को। किसको? मेथियोनिन को, MET। अब आइए ये जो चारों है ये वैलिन को कोड करता है, वैलिन को, ठीक है। ये जो चारों है ये चारों कोड करता है सेरिन को, SER, ठीक है। ये जो चारों है प्रोपोनाइन को करता है, PRO, ठीक है। ये जो चारों है ये THR को करता है,
THR। THR का मतलब क्या होता है बाबू? थ्रियोनिन। THR का मतलब थ्रियोनिन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो चार होते हैं, ये चारों कोड करते हैं ALA को, यानी एलानिन को, ALA को, ठीक है। उसी तरह से ये जो दो होते हैं, ये TYR को, यानी TYR का मतलब क्या होता है बाबू? टाइरोसिन को। ये टाइरोसिन जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको कोड करते हैं। ये देखिए UAA और UAG, मैंने पहले ही कहा था ये कौन से कोडान है? स्टॉप कोडान है, यानी कि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आइए, ये जो दो है ये हिस्टीडीन को कोड करते हैं, HIS। ये जो दो है वो कोड करते हैं गुल्टानिन को, GIN, ठीक है। अब ये जो दो है, ये ASN, और ये जो दो है वह आपको करते हैं LYS। अब ASN का मतलब क्या होता है? तो ASN का मतलब होता है एस्पार्जिन को करता है ये कोड, और ये LYS जो होता है वह कोड करता है लाइसिन को। अब ये नीचे वाला में ये जो दो है ये ASP को कोड करता है, ASP, एस्पार्टिक एसिड को, ठीक है। और नीचे वाला दो ग्लूटामिक को करता है, GLE, ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। उसी तरह से ये जो है CYS को करता है कोड, और ये जो दो है वह दो गो में ये जो है स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान है, ये किसी को कोड नहीं करता है, और नीचे वाला कोड करता है TRP को। उसी तरह से नीचे वाला है ये चारों करता है ARG को, ARG को। अब आइए, उसके नीचे ये दो करते हैं सेरिन को, ACR, और ये करते हैं ARG को, ठीक है। ARG का मतलब होता है अर्जिनिन, अर्जिनिन होता है। फिर लास्ट वाले ये चारों करते हैं GLY को, ग्लाइसिन को, GLY यानी ग्लाइसिन को। इस प्रकार से 20 अमीनो अम्ल का ये कोड हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कहीं छूटा हुआ है, टोटल ये आप गिनती करोगे तो ये आपको 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। 19, एक ये है और एक ये 20 है, यानी 20 अमीनो अम्ल को ये 64 कोड जो होते हैं, कूट जो होते हैं, ये कोड करते हैं। किसके लिए? अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण के लिए, ठीक है। तो ये आपका रहा अनुवांशिक कूट का ये टेबल रहा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है बाबू, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सभी आदमी ध्यान देंगे। क्वेश्चन आता है UUA कौन से एमिनो अम्ल को कोड करता है? फिनाइल एमिनो अम्ल को। तो इसको याद रखेंगे, इसको चार्ट पेपर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा UUG कौन से एमिनो अम्ल को कोड करता है? तो ल्यूसिन को, ठीक है। CUU ये कौन से करता है कोड? ल्यूसिन को। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकांश प्रोटीन के प्रथम एमिनो अम्ल, यानी जितने भी प्रोटीन होते हैं उसका पहला अमीनो अम्ल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे प्रोटीन मिलकर के अमीनो अम्ल है, सॉरी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो अधिकांश प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल मिथियोनिन होता है। कौन होता है बाबू? मिथियोनिन। कौन होता है? याद रखेंगे, अधिकांश प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल कौन होता है? मिथियोनिन होता है। और ये इसका कोड कौन करता है? AUG इसका कोड करता है।
यानी AUG को हम लोग प्रारंभ कोडान कहते हैं। AUG को कौन कोडान कहते हैं? प्रारंभ कोडान। फिर से समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे एमिनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, तो कोई भी प्रोटीन हो उसका पहला जो अमीनो अम्ल होगा वह कौन होगा? मेथियोनिन होगा। क्वेश्चन आता है किसी भी प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल कौन होता है? तो मिथियोनिन। तो मिथियोनिन को कौन कोड करता है? AUG। तो याद रखेंगे प्रारंभन, क्वेश्चन ये भी आता है घुमा करके, प्रारंभन कोडान क्या है? तो किसी भी प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल मिथियोनिन होता है, और मिथियोनिन को कौन कोड करता है? AUG कोड करता है, इसलिए इसको प्रारंभन कोडान के भी नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे इसको GUG, कुछ बैक्टीरिया वगैरह में ये देखने को मिलते हैं कि GUG को भी हम लोग कौन कोडान कहते हैं? प्रारंभन कोडान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है प्रारंभन कोडान कौन सा है? AUG, GUG, दोनों कोई नहीं, तो दोनों होगा। अगर GUG नहीं रहेगा तो केवल AUG आपका प्रारंभन कोडान होता है। प्रारंभन कोडान दो होते हैं, AUG और GUG। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुवांशिक कूट की क्या विशेषता होती है, क्या उसके गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए मैं आपको वो भी चीजें बता देता हूं, ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें और भी पूछ सकता है कि AAU कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो ASN को। ASN किसको कहा जाता है बाबू? तो ASN कहा जाता है एस्पार्जिन को। एस्पार्जिन को देख लीजिएगा, नाम मैंने आपको लिखा हुआ था बोर्ड पे, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे मैं इसके शॉर्ट फॉर्मूले को भी मैं आप लोगों को एक PDF के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से इसके शॉर्ट को देख सकते हो कि GIN का मतलब क्या होता है, ASN का मतलब क्या होता है, LYS का मतलब क्या है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, वहां से आप उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं अनुवांशिक कोड की विशेषता, यानी अनुवांशिक कोड के गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं ऐसे भी एक एक दिन बीच करके आप लोगों का क्लास ले रहा हूं, ताकि आप सभी बच्चों का आसानी से जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं वो आराम से बन जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। कोई तरह के, अगर मान लीजिए चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहां नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक दो दिन वो बीच में गैप होने से क्या होता है कि उनका भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं रेगुलर पर डे आपका क्लास का वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूं, एक एक दिन बीच करके अपलोड कर रहा हूं। इसका रीजन यही है, ठीक है। जैसे ही आप लोग का सारे का आंसर अगर मतलब सेम डे में अगर आने लगेगा, तो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने लगूंगा। आप लोगों को प्रतिदिन मतलब रेगुलर क्लास जैसा लगेगा, ठीक है। अब आइए अनुवांशिक कोड के गुण। अनुवांशिक कोड का पहला गुण क्या है? तो अनुवांशिक कोड का पहला गुण होता है कि अनुवांशिक कोड हमेशा ट्रिपलेट में रहता है। अनुवांशिक कोड हमेशा ट्रिपलेट में होता है, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह होता है। एक अनुवांशिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह होता है, ठीक है। दूसरा क्या इसका गुण है? दूसरा है कि अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोड होते हैं। यानी देखिए, एक अमीनो अम्ल के, कल कभी देखे होंगे ऐसे, मैंने अमीनो अम्ल बताया था, ऐसे 4 थे इसमें कोड और एक अमीनो अम्ल था, यानी एक अमीनो अम्ल के एक से ज्यादा कोड होते थे। तो वैसे कोड को कौन सा कोड कहा जाता है? वैसे कोड को कहा जाता है अपहाश्रित कोड। तो यहां पे लिखेंगे अमीनो अम्ल के लिए, अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक, यानी देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे CUU, CUC, CUA और CUG, ये तीनों जो थे वह किसको कोड करते थे? ल्यूसिन को कोड करते थे। तो 4 कोड मिलकर के एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते थे। यानी अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक जो होते हैं वह क्या होते हैं? कोड होते हैं, कोड होते हैं।
तीसरा होगा कि एक अमीनो अम्ल के कोडान के बाद दूसरा अमीनो अम्ल शुरू हो जाता है। याद रखेंगे, एक अमीनो अम्ल के कोडोन के बाद दूसरा अमीनो अम्ल का कोडोन शुरू हो जाता है, जिससे उसके बीच रिक्त स्थान नहीं होता, कोमा नहीं होता है, ये लगातार सतत होते रहता है। ठीक है। चौथा, तीसरा है एक अमीनो अम्ल के कोडान के बाद दूसरा अमीनो अम्ल का कोडान शुरू हो जाता है, जिससे इसमें कोई रिक्त नहीं होता है, यानी दो कोडों के बीच में विराम चिन्ह नहीं रहता है। चौथा है कि कोडान अस्पष्ट होता है। कोडान जो होते हैं, कोडोन अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट होते हैं का मतलब यानी एक जो कोड होता है एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, यानी ऐसा नहीं है कि AUG मेथियोनिन को भी कोड करेगा और ग्लूसिन को भी कोड करेगा, ऐसा नहीं होगा। एक कोड एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन बहुत सारे कोड माने 3-4 कोड ऐसे भी हैं जो एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। यानी एक अमीनो अम्ल को बहुत सारे कोड कर सकते हैं, लेकिन एक जो कोड होते हैं वह एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। एक जो जैसे मान लो कि AUG है, ये मिथियोनिन को कोड करता है, तो AUG कभी ग्लूसिन को कोड नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो कि आप CUAU है, ये ल्यूसिन को कोड करता है, तो ल्यूसिन को और भी कोई कोड कर सकता है। ठीक है। लेकिन CUU ल्यूसिन छोड़ करके दूसरे को कोड नहीं करता है। इसका मतलब ये कोडान जो होते हैं अस्पष्ट होते हैं। पांचवा होता है कि 64 कोडान में जो 3 कोडान होते हैं जिसको समापन कोडान कहा जाता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, UAA, UAG, UGA, ये 3 जो कोडान होते हैं याद रखेंगे। समापन कोडान UAA, UAG और UGA, ये 3 जो होते हैं समापन कोडान होते हैं, जो कोई भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसको स्टॉप कोडान कहा जाता है। तो ये 3 जो अमीनो अम्ल के को कोड नहीं करते हैं, ये क्या होते हैं, ये आकर के जैसे ही जुड़ते हैं प्रोटीन में, जो अमीनो अम्ल के जुड़ने का जो कार्य है वह बंद हो जाता है और वहीं तक आपका प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है। यानी समापन कोडान अमीनो अम्ल के संकेत वाहक नहीं होते हैं। अमीनो अम्ल के संकेत वाहक नहीं होते हैं, संकेत वाहक नहीं होते, यानी संकेत को ढोते नहीं है, नहीं होते हैं, संकेत वाहक नहीं होते हैं। ठीक है। यहां पे देखोगे ये लिखा हुआ है संकेत वाहक नहीं होते हैं, ध्यान दें, संकेत वाहक नहीं होते हैं। ठीक है। ये 5 गुण थे, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण है, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट 5 गुण थे वो मैंने आपको बताया। एक और इसमें गुण लिख सकते हैं, छठा प्रारंभन कोडान। यहां पे लिख सकते हैं कि अधिकांश प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल, अधिकांश प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल मेथियोनिन होता है, जिसको AUG कोड करता है, कोड है, जो कौन करता है कोड, इसके लिए AUG कोड है। मेथियोनिन होता है जिसे AUG कोड करता है। ठीक है। यानी जितने प्रोटीन होते हैं उसका पहला अमीनो अम्ल कौन होता है बाबू, मेथियोनिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पहला अमीनो अम्ल कौन होता है, तो होता है मेथियोनिन, और इसको कौन कोड करता है, AUG कोड करता है। आप लोग तो पूरे याद रखोगे कि कौन से अमीनो अम्ल को कौन सा कोड करता है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब हम लोग को जानना होगा कि
जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, जो ट्रांसफर की क्रिया होती है, वह कैसे होती है, ये कैसे आकर के कोड आपस में जुड़ते हैं, कैसे बहुत सारे प्रोटीन आपस में आकर के जुड़ते हैं, ये किस प्रकार से होता है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। और उसके बाद अगले जब क्लास में आपको मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि जिन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ मैं स्थानांतरण के भी बारे में आपको बता देता हूं, ट्रांसलेशन के बारे में ध्यान देंगे इस चीज को। थोड़ा सा आज का क्लास थोड़ा सा टफ क्लास है, ध्यान देंगे इस चीज को। एक बार दो बार वीडियो को रिप्ले करके देखना पड़ेगा, तब जाकर के इस बात को क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे मैं आरएनए का एक निर्माण करता हूं, इसमें कई भाग होते हैं आरएनए के। एक होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन। ठीक है, इंट्रॉन जो होता है स्प्लाइंग प्रक्रिया द्वारा बाहर हो जाता है, एक्सॉन केवल बच जाता है, और एक्सॉन से मिलकर के बने पार्ट को एमआरएनए कहते हैं। तो चलिए मैं एमआरएनए से ही बताता हूं आपको सीधा। जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, इसके ऊपर ये नाइट्रोजनी क्षार है, एमआरएनए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहां ध्यान देंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था डीएनए से क्या बनता है, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण, फिर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्थानांतरण क्या है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन या स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। और स्थानांतरण में क्या होता है कि बहुत से अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। यानी स्थानांतरण प्रक्रिया क्या है, मैं आपको यहां लिख दूं तो लिखूंगा स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन क्या है, तो इसको विस्तार से लिखूं तो लिखूंगा कि वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब ध्यान देंगे इस चीज को। मान लीजिए इसमें बहुत सारे आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं जो आरएनए पर मौजूद होते हैं। वो आते हैं आपके UCAG ऐसे ऐसे करके आपके नाइट्रोजन क्षार मौजूद है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को क्या कहते हैं, स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे एमिनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं तो जा करके ये सभी मिलकर के एक बड़ा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए टीआरएनए क्या करता है। टीआरएनए क्या करता है, यहां पे हम थोड़ा सा बदलेंगे, यहां पे हम कर देते हैं AUG। क्यों AUG करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। AUG इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसका प्रारंभन कोडन क्या होता है, AUG। और यहाँ पे कौन सा एमिनो अम्ल आके जुड़ता है, मिथियोनिन। याद रखेंगे मिथियोनिन, यानी पहला जो उसका कोड जो होगा वह AUG होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है
कि टीआरएनए, याद रखेंगे टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए टीआरएनए पर प्रतिकोडान होता है, यानी एंटी कोडान, इसके उल्टा एयूजी है, तो यहां पे होगा, यहां पे जो कोड होगा इसका उल्टा होगा। एडेनोसिन क्या से यूरेसिल से जुड़ेगा, यूरेसिल जो होगा एडेनिन से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। इस प्रकार के इसके अंदर कोड होते हैं, यू ए सी, इस प्रकार से ये प्रतिकोडान होते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, सॉरी टीआरएनए है, टीआरएनए एक अमीनो अम्ल को लाया, उसका एंटीकोडान क्या है, यूएजी है, ये आकर के इससे मिल गया, ठीक है, और मिलने के बाद ये आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा कोड आएगा, इसी तरह से इसमें मिलेगा, इस तरह से इसमें मिलेगा। तो जैसे ही दूसरा कोड आकर के यहां पे मिलेगा, यहां पे उसी तरह से फिर तीसरा कोड आके मिलेगा, तो दूसरा कोड जैसे मिलेगा, ये जो होता है टीआरएनए हट जाता है और इस प्रकार से एक चैन बन जाता है, जिसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया प्रोटीन संश्लेषण कहलाती है। यानी प्रोटीन संश्लेषण क्या है, तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, ये आरएनए पर सबसे पहले राइबोसोम यहां पे मौजूद होता है। ये आरएनए पर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, जहां पे पहला जो अमीनो अम्ल आता है मेथियोनिन आकर के जुड़ता है और यहीं से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आरंभ होती है। यहीं पे आपका ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मैं पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। ऐसे आप लोगों को अगर हमारे क्लास में से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और क्लास इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9708711100। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको क्लास में के जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैं जोड़ दूंगा, जिसपे आपको पिक क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।